और अब आज की एक और बड़ी खबर। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने, जी योगी सरकार ने मदरसों में सर्वे करने के फैसले के बाद आज एक और फैसला लिया और वो फैसला यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे का है। इसी को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्षियों के निशाने पर योगी सरकार आ गई है और सबसे मुखर तरीके से इस मामले में योगी सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में आपका और बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। सर, सबसे पहले मुझे लगता है आप दर्शकों को बताइए कि यूपी सरकार ने वक्फ की संपत्तियों के सर्वे का जो फैसला लिया है उस पर आपको आपत्ति क्यों? जी, मेरे को आपत्ति ऑब्जेक्शन इसलिए है कि सर्वे की जरूरत नहीं है और ये सर्वे इलीगल है, क्योंकि जो शिया वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, वो ऑटोनोमस बोर्ड है। सरकार को अगर सर्वे का अगर कोई करना था तो क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड या शिया वक्फ बोर्ड ने लिख कर दिया? नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि अगर सर्वे के लिए जानकारी की जरूरत है तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 2020 में वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम के तहत एक रिपोर्ट पेश की कि पूरे भारत में 6,16,735 वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिसमें कहा गया कि यूपी में करीब 1.5 लाख के करीब सुन्नी वक्फ प्रॉपर्टी है और 12,229 शिया वक्फ प्रॉपर्टी है। और तीसरी बात यह है कि अगर आप वो नोटिफिकेशन देखेंगे तो पॉइंट नंबर 5 में खास तौर से सरकार ये कहती है कि व्यापक जन कल्याण पुनर्निरीक्षण कि क्या हो रहा है। अगर मिसाल के तौर पर आपके व्यूअर्स को समझने के लिए, अगर एक प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है 50 बीघा, 10 बीघा कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल हो गई, अब जब सर्वे होगा तो सर्वे में लिख दिया जाएगा कि 10 बीघा तो कब्रिस्तान है, 40 बीघा बंजर है, ऊसर है या बिट्टा है या मिट्टी का टीला है, तो इसलिए इसको व्यापक जन कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कैसे हो रहा है? अच्छा, सरकार क्लेम करती है एंक्रोचमेंट हुआ, माफिया ने कब्जा किया। 6 साल में आपने कितने कब्जेदारों को निकाला? लखनऊ हजरतगंज में कई ऐसी वक्फ की प्रॉपर्टी है जहां पर यूपी सरकार कब्जे में है, आप उसको पहले छोड़िए। ये पूरी मंसूबाबंद तरीके से कोशिश ये हो रही है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को कम किया जाए और साथ ही साथ जो गांव में जो वक्फ की जमीन है वहां पर उस वक्फ की जमीन को ले लिया जाए और बीजेपी अपने वोटर्स को एक मैसेज देगी कि देखिए हमने मुसलमानों को गांव में अकेला कर दिया, अब इस वक्फ की जमीन से जन कल्याण होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। ओवैसी साहब जरा सा समझा दीजिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं इसको जरा एक बार फिर से दर्शकों की आसानी के लिए इसको क्लियर कर दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि यूपी सरकार, योगी सरकार ने जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे कराने का फैसला लिया है उसके पीछे आप कह रहे हैं यूपी सरकार की मंशा ये है कि यूपी सरकार वक्फ की जो जमीन है, जो संपत्तियां हैं, उसको कब्जा ले, छीनना चाहती है यूपी सरकार। आप ये आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार पर? बिल्कुल मैं ये आरोप नहीं, ये फैक्ट है। मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये सर्वे कौन करेगा? क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड करेगा या शिया वक्फ बोर्ड करेगा? ये सर्वे करेगा लेखपाल पटवारी करेगा। उसका इससे क्या ताल्लुक बताइए आप? एक ऑटोनोमस सुन्नी वक्फ बोर्ड है और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो जुफैर फारूकी साहब है वो तो यूपी सरकार के नूरे नजर है, उनके खास आदमी है। अच्छा कोई अगर सरकार अगर कल ये बोलेगी कि कब्जा हुआ है तो कैसे निकालेंगे कब्जा? वक्फ ट्रिब्यूनल है, सेक्शन 83 ऑफ वक्फ एक्ट है, आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा आर्टिकल 226 के तहत या सुप्रीम कोर्ट। आपके व्यूअर्स को समझना चाहिए कि वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम की एक रिपोर्ट है, जीपीएस का सर्वे हो गया, ऑनलाइन सर्वे हो चुका है, रिपोर्ट पूरी अवेलेबल है। आप निकालते क्यों नहीं अगर कोई माफिया कब्जा कराए? आप तो साफ अपने उस नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 5 में कह रहे हैं कि ये इसका व्यापक जन कल्याण होगा, पुनर्निरीक्षण होगा। क्या मतलब इसका? आप तो छीनना चाह रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज को। अच्छा, लेकिन एक सवाल ये है ओवैसी साहब कि 2009 का जो आंकड़ा है, 4 लाख एकड़ जमीन थी वक्फ के पास और 13 साल 2022 में ये दुगनी हो जाती है साहब, 8 लाख एकड़ पर पहुंच जाती है। तो यहां पर आपको किसी तरीके का शक शुबा नहीं होता है कि 13 साल में ये जमीन दुगनी कैसे हो गई? अच्छा देखिए, कॉन्ट्रडिक्शन देखिए सरकार का। सरकार कह रही है कि माफिया से बचाना है, फिर सरकार ये भी कह रही है कि कैसे जमीन बढ़ गई।
अब देखिए कितना कॉन्ट्रोडिक्शन है इनकी नीयत में, इनके बोलने और इनके करने में कितना कॉन्ट्रोडिक्शन है। अब आपको मैं समझा रहा हूं, आपके सुनने वाले समझेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी को वक्फ किया जाता है तो पहले वक्फ करने वाले की डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, उसके बाद पब्लिक नोटिस दी जाती है कि किसी को ऑब्जेक्शन है कि वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर बताइए। उसके बाद प्रदेश सरकार उसका गजेट इशू करती है। ये कोई प्राइवेट आदमी इशू नहीं करता, यानी वो गजेट खुद एक पब्लिक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है। तो अगर ये वक्फ की प्रॉपर्टीज है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि माफिया कब्जा कर रहा है, दूसरी तरफ आपको ऑब्जेक्शन है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज कैसे बढ़ गई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सर्वे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीनने की साजिश है। मैडम आखिरी पॉइंट, एक बात समझिए, बाबरी मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी थी, आज मेरे पास नहीं है। ज्ञानवापी वक्फ प्रॉपर्टी है, 1942 का फरवरी में उसका गजेट इशू हुआ था, आज उस पर तनाजा खड़ा कर दिया गया है। जबकि प्रधानमंत्री काशी की मंदिर का रिनोवेशन किए, उसमें मुसलमानों से प्रॉपर्टी एक्सचेंज की गई, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, तब भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरा मंसूबाबंद तरीके से मुसलमानों को, जो गांव में मुसलमान कम रहते हैं, वहां पर उनको कॉर्नर करना और बीजेपी के उधर को ये मैसेज देना कि देखो हमने मुसलमानों को ठिकाने लगा दिया। नहीं सर, अब आपने यहाँ पर ज्ञानवापी का भी जिक्र कर दिया है, तो आप क्या कह रहे हैं कि ये जो सर्वे कराया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से, क्या इस सर्वे की जो भी जानकारी सामने निकल कर आएगी वो अदालत में ज्ञानवापी वाले मामले में जो मुस्लिम पक्ष है उसके विरोध में भी इस्तेमाल की जा सकती है? आप क्या ये कह रहे हैं? हाँ। नहीं, ये सर्वे जो हो रहा है वो ये कह रहे हैं कि 1989 के बाद जितनी प्रॉपर्टीज वक्फ करार दी गई है या वक्फ गजेट इशू हो चुका है, ज्ञानवापी तो 1942 फरवरी में उसका गजेट नोटिफिकेशन इशू हुआ। तो मेरा बोलना है कि 33 साल से क्या हो रहा है, 33 साल पहले इन प्रॉपर्टीज का वक्फ करार दे दिया गया है, उसका गजेट नोटिफिकेशन पर उत्तर प्रदेश की सरकार निकालती है। आप नोटिफिकेशन आप ही निकाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई ये इस पे कब्जा हुआ है। कब्जा अगर हुआ है तो कैसे हटाएंगे आप? पहले प्रदेश सरकार जो वक्फ प्रॉपर्टीज पर वो खुद एंक्रोच करे, उसको छोड़ दे, एक मिसाल बनाए। और सेक्शन 83 वक्फ एक्ट है, ट्राइब्यूनल है, वक्फ का ट्राइब्यूनल, आप जाइए। मगर आप सर्वे कराएं लेखपाल से, पटवारी से, और इसका मकसद क्या है? आपके जो नोटिफिकेशन के पॉइंट नंबर 5, फिर से कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि उसका रिपीट मत कीजिए वैसे साहब। मेरा अगला सवाल आप सुन लीजिए प्लीज, और वो सवाल ये है कि पिछले दिनों जो योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे का फैसला लिया उसको आपने मिनी एनआरसी कहा, और फिर हमने देखा किस तरीके से दारुल उलूम देवबंद, उसकी तरफ से कहा गया कि साहब स्वागत करना चाहिए इस तरीके के फैसले का। अब जब योगी सरकार जो है वो वक्फ की संपत्ति को लेकर सर्वे कराने का फैसला ले रही है, तो एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से क्या मुसलमानों को एक डराने की कोशिश नजर आ रही है? भाई अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है, बोर्ड्स के पास पूरे कागजात होंगे, तो फिर कैसे सरकार छीन लेगी सर उनसे जमीन? मैं मुसलमानों से, उत्तर प्रदेश से जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं। कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या फैसला लेता है वो इंडिपेंडेंट है। मैं जो आपसे बात कह रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको जमीन का सर्वे कराना है तो हिंदू मंदिरों का मठ का भी कराइए ना। आप क्या हिंदुओं के सरकार नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टी कराएंगे आप? और आपके मुसलमानों के लिए कह रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो नोटिफिकेशन दिया है, पॉइंट नंबर 5 पढ़ लीजिए, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी से सवाल करिए। आप खुद कह रहे हैं कि व्यापक जन कल्याण पुनर्निरीक्षण क्या है, बताइए। तो सर इसका एक दूसरा पहलू नहीं हो सकता है ओवैसी साहब, कि हो सकता है जो सुन्नी जो वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, उनकी जमीनें अगर कब्जाई भी होंगी तो हो सकता है इस सर्वे के बाद उनको आसानी हो जाए, अपनी कब्जाई हुई जमीनें उनको वापस मिल जाएं? ये दूसरा पहलू नहीं देखेंगे क्या? मैडम अगर कब्जा हुआ है, चलिए मैं मानता हूं कि माफिया ने कब्जा कर लिया, 6 साल से आपने क्या किया? जब आपके पास मालूम है, सुन्नी वक्फ बोर्ड, शिया वक्फ बोर्ड के पास रिकॉर्ड है कि हमारी कितनी जमीन पर एंक्रोचमेंट हुआ है, कितनी जमीन पर लीगल केसेस चल रहे हैं, तो सरकार का यह काम होना चाहिए था कि सरकार उनकी मदद करती। आप उनको समरी एविक्शन पावर दीजिए, शिया वक्फ बोर्ड को, सुन्नी वक्फ बोर्ड को वो पावर दे दीजिए, निकाल देंगे। मगर सरकार खुद मुसलमानों को वक्फ प्रॉपर्टी से महरूम करने के लिए। और चौथी बात मैं फिर कह रहा हूं, साहब आप बार बार आप मंशा पर सवाल उठा रहे हैं सरकार की, आप बार बार कह रहे हैं मुसलमानों को वक्फ प्रॉपर्टी से महरूम करने के लिए, मतलब उनसे वक्फ की प्रॉपर्टी छीनने के लिए ये सरकार का कदम है, लेकिन सरकार की तरफ से तो कहा जा रहा है कि साहब तुष्टीकरण के चश्मे से इसको मत देखिए,
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनका बाकायदा ये बयान सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य अगर पढ़ना लिखना जानते हैं तो उनकी सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया वो पॉइंट नंबर 5 पढ़ के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को समझाइए। चलिए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो समझाइए क्या कर रहे हैं भाई। वक्फ एक्ट का सेक्शन 83 क्या है बताइए, क्या आप उसको वायलेट कर देंगे? फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड को जो आदमी हेड करता है वो तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा करीबी आदमी है, उन्होंने लिख कर दिया आपको। आप सिर्फ गांव में मुसलमानों का अकेला करना चाह रहे हैं, आप पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी हासिल करना चाह रहे हैं, ये इनका मकसद है। मैं मिसाल के तौर पर बता चुका हूं आपको, ऐसा ही होने वाला है, देखिए आप। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए ये फैसला जो योगी सरकार ने लिया है। मैं अगले मुद्दे पर आपसे सवाल करना चाहती हूँ। वो अगला मुद्दा जो वो हिजाब से जुड़ा हुआ है। हम देख रहे हैं किस तरीके से हिंदुस्तान में हिजाब का मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है और वहीं दुनिया में हिजाब को लेकर हल्ला बोल। ईरान की खबर हमारे सामने है। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे विवाद को जो हिजाब पर छिड़ा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मोदी सरकार का व्यू क्या है? जयशंकर साहब का व्यू क्या है ईरान पर जो हो रहा है? बताइए, ऑफिशियली स्टैंड दीजिए। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी सरकार का व्यू क्या है ईरान में जो एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, वो बताएं हमारे को। असदुद्दीन ओवैसी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेड तो नहीं करता ना, मैं तो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, ना जयशंकर हूं मैं, वो बता दें। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो इस्लाम के भी बड़े जानकार हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो लिबर्टी की भी बात करते हैं, वो इक्वालिटी की भी बात करते हैं, वो संविधान के तमाम मूल्यों की कभी भी दुहाई देना नहीं भूलते। और इसी वजह से ये सवाल मैंने आपसे किया सर कि अगर हिजाब हिंदुस्तान में औरतों को पहनने दिया जाए, उस पर रोक ना लगाई जाए, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा है, तो फिर ईरान में क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत ये भी नहीं आता कि अगर कोई लड़की नहीं पहनना चाहती हिजाब तो उसको भी आजादी मिले? ओवैसी साहब, मुझे सख्त ऑब्जेक्शन है कि भारत की तुलना ईरान से की जा रही है जी। ये सरासर राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि भारत की तुलना या उसको कंपेयर करना ईरान से गलत है। ईरान में भारत की तरह डाइवर्सिटी, प्लुरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, जहां पर फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जहां पर राइट टू कल्चर एक फंडामेंटल राइट है, जहां पर प्रिवेसी एक इंसान का फंडामेंटल राइट है, जहां पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को माना जाता है। तो भारत का तुलना ईरान से करना सरासर गलत है, नामुनासिब है। बल्कि मोदी सरकार को खुलकर कहना चाहिए, क्योंकि इनके जो भक्त हैं, जो भाजपा और आरएसएस के जो चमचे हैं, आइडियोलॉजी को मानने वाले, वो ईरान करे। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए ना कि भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है ईरान के ऊपर। ओवैसी साहब, भारत और ईरान को अलग कर देते हैं, भारत और ईरान को अलग कर देते हैं। अगर सिर्फ हिजाब की बात की जाए तो हिजाब क्या कट्टरता का प्रतीक बनकर नहीं उभर रहा है? एक लड़की की जान ले ली गई सर, एक लड़की की जान ले ली गई इसी हिजाब के चक्कर में। सुनिए, इंसान की जान लेने का इख्तियार किसी को नहीं है। जान उसी वक्त ली जा सकती है जब कानून को, उस देश के कानून को इस्तेमाल किया जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे देश में संविधान है, जिस संविधान में फंडामेंटल राइट है, राइट टू कल्चर, जिस संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन में हिजाब मेरी नजर में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। भारत के संविधान में प्राइवेसी का जजमेंट आ चुका है, प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। मेरे नजर में अगर मुसलमान बेटी हिजाब पहनती है तो किसी के हक को नहीं छीन रही है, ये मेरा मानना है। और अगर कोई नहीं पहनता हिजाब तो मैं उनको भी सलाम करता हूं, क्योंकि ये जमहूरियत है। मगर आप कहेंगे कि कोई नहीं पहनता, आप क्यों पहन रहे? भाई, मेरा राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू कल्चर है आर्टिकल 29 में, इसका प्रोटेक्शन मुझे मिलना चाहिए। नहीं सर, आपने बिल्कुल वो बात कह दी जो मुझे लगता है कि दर्शक सुनना चाह रहा होगा। आपने साफ कर दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई पहनना चाहता है उसके लिए भी, और अगर कोई नहीं पहनना चाहता तो उसके लिए भी है। बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब, एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।